प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं ब्रिज कोर्स गणित के अंतर्गत टॉपिक है बीजीय व्यंजक। तो सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि बीजीय व्यंजक होता क्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बीजीय व्यंजक को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में हम कार्यपत्रकों को स्टार्ट करेंगे। बीजीय व्यंजक को समझने के पहले सबसे पहले तो हमको ये सीखना पड़ेगा कि चर क्या होता है। चर का मतलब होता है जिसका मान बार बार बदलता है, जिसका मान बार बार बदलता है, या कह सकते हैं कि परिवर्तित होता है। और चरों के लिए, चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। चरों के लिए हम जनरली इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स है लास्ट के, उनका उपयोग करते हैं, जैसे एक्स का, वाई, जेड, यू, वी, डब्ल्यू, इस तरह से। तो चरों के लिए हम अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके लास्ट के अक्षरों का, हम लेटर्स का हम उपयोग करते हैं। और चर वो होता है जिसका मान बार बार बदलता है, उसको हम कहते हैं चर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। एक होता है अचर, जिसको बोलते हैं नॉन वेरिएबल। नॉन मतलब नहीं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिसका मान कभी नहीं बदलता। उसे हम कहते हैं अचर, या उसी को हम कहते हैं नॉन वेरिएबल। जैसे जो संख्याएं होती हैं, दुनिया में जितनी भी प्रकार की संख्याएं हैं, जिनको हम कह सकते हैं वास्तविक संख्याएं, जितनी भी प्रकार की संख्याएं हैं, चाहे परिमेय संख्या हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो, चाहे प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, जितनी भी प्रकार की संख्या होती है दुनिया में, वो सारी की सारी होती है अचर। जैसे उदाहरण के लिए 1, 2, 3 ऐसी संख्याएं हो, जैसे वर्गमूल में 2 हो, वर्गमूल में 3 हो, पाई हो, या फिर 5/7 हो। मतलब कोई भी संख्याएं होती हैं जिसका मान कभी नहीं बदलता, उसको हम कहते हैं अचर। और दुनिया में जितनी भी प्रकार की संख्याएं होती है, सारी की सारी होती है अचर। अब अचर के लिए हम जिन लेटर्स का उपयोग करते हैं, तो जो अंग्रेजी के शुरू के लेटर्स होते हैं, जनरली ए, बी, सी, डी, इन लेटर्स का उपयोग करते हैं अचर के लिए। और इन चरों और अचरों से मिलकर और साथ में चिन्हों का उपयोग करके, चिन्हों का उपयोग करना है जिसको कहते हैं मूलभूत संक्रियाएं। एक तो चर हो गया, एक तो अचर हो गया, और एक हम समझ लेते मूलभूत संक्रियाएं। या ये समझिए कि मूलभूत संक्रियाओं के चिन्ह। ठीक है, मूलभूत संक्रिया यानी इसको हम कह सकते हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस। संक्रियाओं को इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेशंस। ये चिन्ह, चिन्ह मतलब साइन होता है। तो मूलभूत संक्रिया कौन कौन सी होती है? जैसे जोड़ना होता है, घटाना होता है, गुणा करना होता है, भाग करना होता है, या बराबर का चिन्ह होता है। तो ये जो है ना, इनको हम कहते हैं मूलभूत संक्रिया। इनका हम उपयोग जनरली करते हैं, और करते हुए चरों, अचरों और मूलभूत संक्रियाओं, इनसे मिलकर जो व्यंजक बनता है, चर, अचर और मूलभूत संक्रियाओं के चिन्हों से मिलकर जो व्यंजक बनता है, ऐसे व्यंजक को हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। तो हम बीजीय व्यंजक को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि उन व्यंजकों को बीजीय व्यंजक कहते हैं जिनमें चर राशियों
अचर राशियों, अचर राशि का मतलब होता है अंकगणितीय संख्याएं। अंकगणितीय संख्याओं, अंकगणितीय संख्या मतलब अचर की बात हो रही है। तो एक तो चर राशि, एक तो अचर राशि, तथा साथ में और मूलभूत संक्रियाओं, मूलभूत संक्रियाओं, फंडामेंटल ऑपरेशंस जिसको कहते हैं, मूलभूत संक्रियाओं के चिन्हों का समावेश होता है। समावेश का मतलब होता है शामिल होते हैं। समावेश होता है उसको हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो उन व्यंजकों को बीजीय व्यंजक कहते हैं जिनमें चर राशि, अचर राशि और मूलभूत संक्रियाओं के चिन्हों का समावेश होता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लें, जैसे हमने लिया x, ये क्या है? चर। अगर हमने लिया 3, यह है अचर, और यहाँ ले ली मूलभूत संक्रिया प्लस, तो ये हमारा हो गया बीजीय व्यंजक। इसके अलावा और एग्जांपल ले सकते हैं। देखो हमने लिखा 8x, अब ये है 8 अचर, x है चर, तो दोनों का गुणा है यहाँ पे। 8x मतलब दोनों का गुणा है, और साथ में यहाँ जो चर की पावर है, चर की जो पावर है, चर की जो घात है, ये कुछ दिखाई नहीं दे रही, लेकिन यहाँ एक है, एक नहीं लिखा तो भी चलता है। तो इस तरह से ये जो है ना, ये अचर, चर और ये इसकी जो घात है, इसकी जो पावर है, ये इसको हम कहते हैं पद। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ चर है, तो ये भी एक पद है। फिर चिन्ह के बाद अचर है, तो ये भी एक पद है, मतलब इसमें दो पद है। अब ये अचर है, ये चर है, और इसकी घात, ये पूरा एक पद हो गया। और प्लस हमने लिखा 4, तो प्लस क्या है? ये मूलभूत संक्रिया का चिन्ह है, और 4 क्या है? ये अचर है। तो इस तरह से ये भी हमारा क्या हो गया? बीजीय व्यंजक हो गया। उसके अलावा अगर हम लिखें 7x माइनस 2y, ये भी हमारा क्या हो गया? बीजीय व्यंजक हो गया। इसके अलावा अगर हम लिखें ax प्लस by प्लस cz अपॉन x प्लस y प्लस z, ये भी हमारा क्या हो गया? बीजीय व्यंजक हो गया। तो ये ध्यान रखना है, बीजीय व्यंजक में क्या होते हैं? चर होते हैं, अचर होते हैं, और मूलभूत संक्रियाओं के चिन्ह होते हैं। तो उसको हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। फिर बाद में आप पढ़ेंगे, जब आप कक्षा 9वीं में चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है बहुपद, तो कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं, मैं यहाँ वो हिंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये आपको बता देता हूँ कि बीजीय व्यंजक को हम बहुपद पढ़ेंगे कि कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं। बहुपद मतलब पॉलिनोमियल जिसको बोलते हैं। और कौन से बीजीय व्यंजक ऐसे होंगे जो बहुपद नहीं होंगे, वो हम सीखेंगे। लेकिन उसके लिए बीजीय व्यंजक सीखना आपको बहुत ज़रूरी था। और बीजीय व्यंजक क्या होता है, आपने डेफिनेशन बहुत अच्छे से इसकी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बीजीय व्यंजक क्लियर कर लिया आप लोगों ने क्या होता है। अब हम सीखते हैं कार्यपत्रकों को। और कार्यपत्रक पहला है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, एक पेटी में 50 आम है। मतलब एक पेटी है और उस पेटी में आमों की संख्या 50 है। आप पेटियों की संख्या के पदों में आमों की कुल संख्या को कैसे लिखेंगे? पेटियों की संख्या के लिए बी का प्रयोग कीजिए। अब देखो बहुत सिंपल है, पेटियों की संख्या के लिए बी का प्रयोग करना है, और पेटियों की संख्या के लिए बी का प्रयोग करना है। और बोला एक पेटी में 50 आम है, तो 50 आम लिख देंगे। तो बी है पेटी और 50 आम है, तो बी बराबर हो जाएगा 50 आम। इसी तरह से हम कहेंगे इसको, बी जो है ये पेटियों की संख्या के लिए उपयोग करना है, और एक पेटी में 50 आम है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? 50 आम। इसी तरह से हम लिखेंगे। अगला है, लीला राधा की छोटी बहन है। जो लीला है वो राधा की छोटी बहन है। लीला छोटी बहन है राधा की, मतलब राधा जो है वो बड़ी है। लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। जो लीला है वो राधा की छोटी बहन है, और राधा से 4 वर्ष छोटी है। राधा से, अब राधा से 4 वर्ष छोटी है बोला है,
लेकिन ये नहीं बताया यहाँ पे कि राधा कितने साल की है। मतलब जितने भी साल की राधा होगी उससे 4 साल छोटी होगी लीला। क्या आप लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिख सकते हैं? मतलब लीला की आयु को राधा की आयु के पदों में लिखना है, और यहाँ हिंट कर दिया है कि राधा की आयु के लिए x का प्रयोग करना है। अब देखिए, राधा की जो आयु है उस राधा की आयु के लिए x का प्रयोग करना है। राधा की जो आयु है उसके लिए x का प्रयोग करना है। मतलब राधा की आयु हमको x दी है। x का मान कुछ भी हो सकता है क्योंकि x क्या है आप जानते हैं, x चर है। अब मान लीजिए कि राधा की जो आयु है वो उदाहरण के लिए मान लेते हैं 15 साल। ये किसकी आयु हुई? राधा की आयु। तो लीला की आयु कितनी होगी? क्वेश्चन में बोला है कि लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है, तो जो लीला है वो कितने साल की हो जाएगी? उदाहरण के लिए राधा की आयु अगर 15 साल है, x का मान अगर 15 है, तो लीला कितने साल की हो जाएगी? 11 साल की हो जाएगी। आपने क्या किया? राधा की आयु में से 4 को घटाया है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, जो लीला की आयु है सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे लीला की आयु। लीला की आयु, और यहाँ पे लिख लेते राधा की आयु। ध्यान से समझना पड़ेगा, इस तरह की चीज़ें ना फिर आपको आगे बहुत पढ़ने को मिलेंगी। कक्षा 9वीं में 10वीं में बहुत सारी बातें इस तरह की पढ़ने को मिलेगी। तो देखते हैं, यहाँ लिखते राधा की आयु। देखो, लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। अब लीला जो है 4 वर्ष छोटी है, तो हम क्या करेंगे, राधा को 4 वर्ष छोटा कर देंगे, तब जाके दोनों की आयु बराबर होगी। क्योंकि लीला जो है वो राधा से 4 वर्ष छोटी है। अगर हम इसी में से 4 घटाएंगे, छोटी का मतलब होता है कम करना, छोटा यानी कम करना। तो बोला है कि लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है, मतलब लीला जो है वो छोटी है राधा से। तो हम क्या करेंगे, जो राधा है उसमें से 4 माइनस कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ किया। देखो, लीला की आयु के लिए हमने क्या किया, जो राधा की आयु है उसमें से 4 घटाए तब जाके लीला की आयु है। यहाँ पर भी हमने वही किया है कि जो राधा की आयु है उसमें से 4 घटाया तो लीला की आयु राधा की आयु बराबर हो जाएगी। कैसे? उदाहरण से समझ लो। लीला की आयु हमने 11 वर्ष ली, राधा की आयु हमने 15 ली थी, तो 15 माइनस 4 ये भी 11 हो जाएगा और ये भी 11। मतलब सीधे शब्दों में ये समझना है कि जिसको बोलता है ना उसको नहीं करना है। यहाँ बोला है कि लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है, बोला है लीला छोटी है, तो हमने छोटी किसको किया? राधा को। देखो, 4 कम किसको किया? राधा को, तब जाके दोनों बराबर हो गए। ये समझने वाला कॉन्सेप्ट है, फिर एक बार समझ लो। बोला है कि लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है, मतलब लीला छोटी है राधा से। तो लीला छोटी बोला है तो मैंने राधा को छोटी कर दिया 4 वर्ष, तब जाके दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसको आगे देखो, लिखते हैं। लीला की आयु लिखेंगे, जगह कम है इसलिए आगे लिख दिया, बराबर राधा की आयु के लिए किसका उपयोग करना है? x का, और माइनस कितना? 4। तो इसको कोष्टक में लिख लेते हैं और यहाँ लिखते हैं वर्ष। आयु वर्षों में रहती है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि जो लीला की आयु है उसको राधा की आयु के पदों में व्यक्त कर दिया। तो लीला की आयु बराबर हो जाएगा x माइनस 4। अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको बना देता हूँ। देखो, होमवर्क के रूप में इसको करना, इसी तरह का बना देते हैं। राम श्याम का छोटा भाई है, राम श्याम का छोटा भाई है। श्याम की आयु, या ऐसा लिख लेते हैं कि श्याम राम से, ध्यान से करना लेकिन इसको, राम से 3 वर्ष बड़ा है। क्या आप श्याम की आयु राम की आयु के पदों में लिख सकते हैं? और कोष्टक में लिख देते हैं राम की आयु के लिए
y का प्रयोग करना है। ठीक है, थोड़ा समझ के करना है, क्योंकि जो आपका यह क्वेश्चन है उसमें छोटी है वाला है और मैंने इसको बड़ा है वाला बना दिया है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देता है। विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात होने पर क्या आप कुल वांछित पेंसिल्स की संख्या बता सकते हैं? विद्यार्थियों की संख्या के लिए x का प्रयोग करना है। अब देखो, विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास x है और बोला है प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देना है। मतलब प्रत्येक का मतलब होता है एक विद्यार्थी, एक विद्यार्थी को 5 पेंसिल, तो x विद्यार्थी को कितनी पेंसिल होगी? 5x। एक को देना है 5, दो को कितना देंगे? 10, 3 को 15, x को 5x। मतलब प्रत्येक का मतलब एक होता है और एक के लिए 5 है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा रफली अगर आप समझे, प्रत्येक के लिए मतलब एक विद्यार्थी के लिए 5 पेंसिल, तो दो के लिए कितनी हो जाएगी? 10, 3 के लिए कितनी हो जाएगी? 15। तो विद्यार्थियों की संख्या x है, x गुणा 5 कितना हो जाएगा? 5x। कुल मिला के ये करना है कि जो पेंसिल है उसमें विद्यार्थियों की संख्या से गुणा कर देना, और विद्यार्थियों की संख्या x है और क्वेश्चन में पूछा है कि क्या आप कुल वांछित पेंसिल्स की संख्या बता सकते हैं? तो हम लिखेंगे हल में, अतः कुल वांछित पेंसिल्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 5x। इसी तरह से होगी। तो ये हो गया आपका कार्यपत्रक 1। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक दूसरा। कार्यपत्रक 2 बहुत ही सिंपल है। बोला है प्रश्न 1 में निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए। अब पहला बोला है P में 7 जोड़ना, तो P है, इसमें 7 जोड़ना मतलब प्लस करना है। तो ये क्या किया हमने? इस स्थिति को बीजीय व्यंजक के रूप में या व्यंजक के रूप में दर्शा दिया। P में 7 जोड़ना, P + 7, P में से 7 घटाना, P में से 7 घटाना, ऐसे ही करेंगे। अगला है -P को 5 से भाग देना, -P को 5 से भाग देना है, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, -P को 5 से भाग देना, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगला है P को 7 से भाग देना, P को 7 से भाग देना, या कैसे लिख सकते हैं? P को 7 से भाग देना। तो हमने क्या किया, ये जो स्थितियाँ दी है इन स्थितियों को हमने व्यंजक के रूप में, बीजीय व्यंजक के रूप में दर्शा दिया। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक 3 को। कार्यपत्रक 3 में है यदि P बराबर -2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। P का मान दे दिया है -2 और इनके मान अपने को ज्ञात करना है, तो इनको ज्ञात कर लेते। देखिए क्या करना है, जहाँ P है वहाँ -2 रखना है, तो यहाँ पर है 4, P का मान है -2 तो यहाँ रखते हैं -2 + 7। अब जगह कम है तो इसको आगे हल करते हैं या फिर यहाँ पे भी लिख सकते हैं। देखो ये, अब देखो यहाँ कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह है, तो 4 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस होगा, तो 4 दूनी 8 -8 और +7। अब देखो इसको हल करते हैं। 8 का चिन्ह माइनस है और 7 का चिन्ह प्लस है, अलग अलग चिन्ह है, असमान चिन्ह है तो घटाएंगे, तो घटाना है, इतना तो पता चल गया कि अलग अलग चिन्ह है तो घटाना है। तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, चिन्हों को थोड़ी देर के लिए छुपा देते। अलग अलग चिन्ह है तो घटाना है, ये पक्की बात हो गई। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो 8 में से 7 जाएगा तो बचेगा 1, और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या कौन सी है? 8 है, उसका चिन्ह माइनस है, ये होगा -1। अब इसको हल करते हैं। 7, P का मान कितना है? -2 और +6। इसको हल करते हैं, यहाँ प्लस है या माइनस है, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो -7 का गुणा 2 में करेंगे तो 14,
और प्लस 6। चिन्ह असमान है तो घटाएंगे। इतना तो पता चल गया कि अलग अलग चिन्ह है तो घटाना है। चिन्हों को छुपा देते हैं। बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे। 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा। और बड़ी संख्या का जो चिन्ह है माइनस, वो यहाँ पे आएगा माइनस। इस तरह से करना है। अब तीसरा करते हैं सी वाला। यहाँ कर लेते 3p प्लस 9 बराबर 3। p का मान है -2 प्लस 9 आएगा। इसको हल करके यहाँ प्लस है या माइनस है, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस, क्योंकि यहाँ पे कोष्टक जो है ना, इसके पहले गुणा का चिन्ह। 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 और प्लस 9। चिन्ह असमान है, घटाएंगे। चिन्हों को छुपा देते हैं। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाएगी तो 9 में से 6 गया 3। और बड़ी संख्या का चिन्ह मतलब प्लस आएगा, और प्लस नहीं लिखा तो भी चलता है, तो इस तरह से ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कार्यपत्र 1, 2 और 3 को पूर्ण कर लिया। उसके बाद आता है अधिगम परीक्षण। ये है अधिगम परीक्षण बीजीय व्यंजक का। आप इसको खुद करके देखिए, और अगर नहीं आप कर पाते हैं, वैसे आप कर लेंगे, और अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर अगला वीडियो हम इसी का लेकर आएंगे, अधिगम परीक्षण। अधिगम परीक्षण का मतलब होता है जो आप लोगों ने सीखा है उसी को यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं, और ये आपको मन से करना चाहिए। आप खुद करके पहले देखिए ज़रूर, और नहीं तो फिर अगले वीडियो में हम इसको लेकर आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।